हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले दिन हम लोगों ने बात किया था कि ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन कैसे होता है। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो आज का टॉपिक है, ये आज का टॉपिक है रिस्पायरेशन। ये अब आपको मैं बताऊं कि रिस्पायरेशन क्या होता है। पहले आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में जो फूड मटेरियल स्टोर्ड है उनके ब्रेक डाउन से एनर्जी का प्रोडक्शन होना, बस इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। हम सारी चीज़ों को आपको फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। केवल आपको फिगर समझ में आ रहा है तो पूरी कहानी समझ में आएगी, तो आप फिगर को समझने पे ही पूरा फोकस करेंगे। चलिए ये देखें, ये क्या है कि ये ह्यूमन का सेल है, ये हमारा सेल है। और आपको पता भी है कि सेल में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। बस दूसरी बात मैं बताऊं कि आप खाते हैं जो फूड मटेरियल लेते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से क्या होता है, ग्लूकोज होता है ना। आपने जो भी खाया पिया उसमें मुख्य हिस्सा किसका होता है, ग्लूकोज का होता है। और ग्लूकोज आपकी सेल्स में आके स्टोर हो जाता है। दूसरी बात देखें कि ऑक्सीजन, यानी कि आप इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन भी ले लेते हैं, जो क्या होता है, आपकी सेल्स में पहुंचता है। और ये देखें, सेल्स में पहुंचने के बाद ये जो ऑक्सीजन होता है क्या करता है कि फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, तो CO2 प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ H2O प्रोड्यूस करता है और कुछ अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो आप देखें, इस छोटे से फिगर के माध्यम से मैंने कैसे आपको ये समझाया है, यानी कि रिस्पायरेशन समझाया है। तो रिस्पायरेशन में क्या होगा कि ये सेल्स है, सेल्स में फूड मटेरियल आके स्टोर हो जाता है। आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन इसमें स्टोर फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है और जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। साथ ही साथ क्या बनता है कि एनर्जी बनता है। तो आपने क्या देखा कि ये आपका रिस्पायरेशन रहा। इसी चीज़ को यदि हम डिफिनीशन लिखे यदि इसका, तो देखें आप कि द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स, है ना, टेकिंग इन क्या टेक करता है भाई, O2 एंड, ठीक है, यानी कि बॉडी में टेक किया जाता है ऑक्सीजन को, टेकिंग इन O2 इनटू सेल्स, है ना, यूजिंग इट फॉर प्रोडक्शन ऑफ, किस चीज का प्रोडक्शन भाई, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय बर्निंग ऑफ फूड, ठीक है, and then
एलिमिनेटिंग ऑफ वेस्ट। वेस्ट क्या होता है? CO2 एंड H2O, ठीक है ना, फ्रॉम बॉडी। बस ये डिफिनेशन है, मैंने लिख दिया है। आपको मैं समझाऊं, द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन्वॉल्व टेकिंग इन O2, जिसमें क्या किया जाता है? O2 को इनटेक किया जाता है, लिया जाता है सेल्स में, और यूजिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, जिसका क्या यूज किया जाता है? एनर्जी के प्रोडक्शन में जिसका यूज किया जाता है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? फूड के बर्निंग से एनर्जी प्रोड्यूस होगा। एंड एलिमिनेटिंग द वेस्ट, और वेस्ट को एलिमिनेट किया जाता है। वेस्ट क्या हो सकते हैं? CO2 एंड H2O, ठीक है। बॉडी से ये सारी चीज़ें निकलती है। तो क्या चीज़, मैंने इसी फिगर को यहाँ पे डिफिनीशन के रूप में लिख दिया। एक चीज़ और देखें कि जो फूड होता है, जो फूड है, फूड को यदि ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये फूड मटेरियल डिग्रेड हो जाता है इनटू CO2 एंड, है ना, सॉरी, CO2 प्लस H2O एंड एनर्जी। ये तो क्या हुआ? आप इस तरह से भी रिस्पायरेशन को समझ सकते हैं कि जो आप फूड मटेरियल खाते हैं उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, जुड़ने के बाद वो टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आगे एक और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ब्रीदिंग क्या है और रिस्पायरेशन क्या है, इसके बारे में समझते हैं, है ना। मैं इसको हटाता हूँ तो अब समझेंगे हम लोग ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। तो पहले ब्रीदिंग समझे, उसके बाद रिस्पायरेशन समझेंगे। एक बार अंतर समझ ले हम लोग इसमें। ब्रीदिंग का मतलब होता है कि इनटेक ऑफ O2 एंड, है ना, एंड रिलीजिंग ऑफ CO2, ठीक है, फ्रॉम बॉडी। यानी कि बॉडी में ऑक्सीजन का इनटेक करना, है ना, और उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना या रिमूव करना, ये ब्रीदिंग है ना। यानी कि सीधा सीधा तुमने ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लिया और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड था उसको बाहर निकाल दिया। तो ये क्या होता है? एक तरह से ब्रीदिंग रहा, ठीक है। अच्छा, ब्रीदिंग के बारे में एक चीज़ और भी समझे कि ये क्या है? एक तरह से फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस का मतलब होता है कि जिसमें कुछ भी नया नहीं बनता है ना, उसको फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। तो आपने ऑक्सीजन लिया और आपकी बॉडी में जो स्टोर था कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर आ गया, बस। इसमें कुछ नया केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए ये फिजिकल प्रोसेस है। अच्छा, रिस्पायरेशन को इसी से समझते हैं थोड़ा सा। तो रिस्पायरेशन में क्या होता है कि तुम्हारा ब्रीदिंग प्लस ब्रेकिंग ऑफ फूड, यानी कि दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यानी कि देखा तुमने, ब्रीदिंग में ब्रीदिंग को मिला दिया जाए और ब्रेकिंग ऑफ फूड हो जाए तो उसको कहते हैं हम लोग रिस्पायरेशन, है ना। अब दूसरी चीज़ समझो क्या होता है कि इसमें ये क्या है, एक तरह से ये
केमिकल प्रोसेस है। अच्छा, बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब होता है, जैसे केमिकल प्रोसेस समझ में आता है कि नया प्रोडक्ट बनता है ना। केमिकल प्रोसेस का मतलब आपको समझ में आता है कि नया प्रोडक्ट जहाँ भी बनेगा उसको हम लोग केमिकल प्रोसेस बोलेंगे। लेकिन बायोकेमिकल का मतलब हुआ कि बायोलॉजिकल वे में, है ना, यानी कि जैसे हम लिविंग बींग्स में यदि केमिकल प्रोसेस हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो गया, तो उसको बोल सकते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। तो इस तरह से आपने क्या देखा, रिस्पायरेशन एंड इस दोनों में डिफरेंस देख लिया, है ना। एक फिजिकल प्रोसेस और एक केमिकल प्रोसेस है। इतना आपको समझ में आ गया है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। तो ध्यान से देखें, मैं इसको हटाता हूँ पूरी तरह से। टाइप ऑफ रिस्पायरेशन देखेंगे हम लोग। देखिए, ये है टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। बोर्ड पे दिख रहा है ना। ये टॉपिक है टाइप ऑफ रिस्पिरेशन। समझो पहले ध्यान से, इसको भी फिगर के माध्यम से समझते हैं। एक आसान सा फिगर बनाओ, पूरी टाइप समझ में आ जाएगी तुम्हें, है ना। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ O2, यानी कि O2 की उपस्थिति, है ना, O2 की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे रिस्पायरेशन को दो भागों में बांट सकते हैं, है ना। कौन कौन सा? एक तो जिसमें ऑक्सीजन यूज होगा उसको एरोबिक बोलेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा उसको एनारोबिक बोलेंगे, ठीक है। तो बस इसी को समझना है, और काफ़ी फिगर के माध्यम से हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो देखो सही क्या है, देखो ये हम लोग क्या खाते हैं, मुख्य रूप से ग्लूकोज खाते हैं, है ना। मुख्य रूप से ग्लूकोज खाते हैं हम लोग। ग्लूकोज 6 है, कार्बन, है ना, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये आपने देखा। अब उसके बाद देखें कि ये जो ग्लूकोज आपने खाया है ये आपके साइटोप्लाज्म में जाता है। साइटोप्लाज्म में जाता है। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ये क्या होता है, पायरूवेट और पायरूबिक एसिड, ये पायरूबिक एसिड में बदल जाता है ना। साथ ही साथ क्या बनता है भाई, इसमें भी एनर्जी बनती है कुछ मात्रा में। तो आपने सीधे सीधे देखा कि ग्लूकोज हमारी साइटोप्लाज्म में चेंज हो जाता है पायरूवेट में या पायरूबिक एसिड में। अब एक बात समझें कि अब यहाँ से हमारा एरोबिक और एनारोबिक में होता है। ये प्रोसेस ग्लूकोज का पायरूवेट या पायरूबिक एसिड में बदलने का जो प्रोसेस है एरोबिक में और एनारोबिक में सेम होता है। लेकिन यहाँ से देखो अब क्या होता है, यदि इस पायरूवेट को यदि ऑक्सीजन मिलता है ना, यदि इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है या मिलता है, उस आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इन अब्सेंस ऑफ O2, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाए, O2 की अब्सेंस हो जाए, तो उस स्थिति में क्या बनता है यहाँ पे C2H5OH, इसको क्या बोलते हैं, है ना, इथेनॉल बोलते हैं, है ना, एथिल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, है ना, यही तो है शराब, ठीक है। अब देखो कि इथेनॉल के बाद क्या बनता है, CO2 बनता है प्लस एनर्जी बनता है।
एनर्जी बनता है ना। तो आपने क्या देखा, इस तरह से इतनी सारी चीज़ें बनती है। और ये कौन सा रिस्पायरेशन है, इसमें ऑक्सीजन तो एब्सेंट है, इसलिए एनएरोबिक रिस्पायरेशन है। अब समझो तो सही, ये किस में होता है, किस ऑर्गेनिज्म में। तो तुमने ईस्ट देखा है, ईस्ट, तो ईस्ट में क्या होता है, इस प्रकार का रिस्पायरेशन होता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। अब एक बात देखो, हमारी और तुम्हारी बॉडी में भी क्या होता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन हो सकता है। किस कंडीशन में होता है ये समझो, है ना। तो मैं बताऊं कि लेक ऑफ O2, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तुम्हारी बॉडी में, हमारी बॉडी में, और कब हो जाए, इन आवर मसल्स, है ना, इन आवर मसल सेल्स, हमारी मसल सेल को ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो, है ना। अच्छा, तुमने फील किया होगा कि जब तुम दौड़ते हो, दौड़ने के बाद क्या होता है कि तुम्हारे पैरों में दर्द होने लगता है। तो क्यों दर्द होता है, क्योंकि वहाँ पे एनएरोबिक रिस्पायरेशन होने लगता है। और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या बनता है कि जिससे दर्द होता है, देखो कि जो तुम्हारा पायरुवेट है ना, ऑक्सीजन की लेक के कारण ये लैक्टिक एसिड और प्लस CO2 प्लस एनर्जी बन गया। तो देखें अब क्या होता है, मैं कह रहा था कि हमारी बॉडी में भी क्या होता है, एक तरह से अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एक तरह से रिस्पायरेशन होता है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी रिस्पायरेशन होता है, यानी कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन हमारे बॉडी में भी होता है। कब होता है ये देखो, तो मैंने कहा ग्लूकोज पायरुवेट में बदल गया, अब क्या हो जाए, यहां पे लेक ऑफ O2 हो जाए, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए इन आवर मसल्स, हमारी मसल्स में। उस समय क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अमाउंट में एनर्जी बनता है ना। ये प्लस का साइन है, ये प्लस में थोड़ा दूर लिख दूं। तो आपने क्या देखा कि हमारी बॉडी में भी एक तरह से लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है और उसके बाद तब पेन होने लगता है। अच्छा, दौड़ते समय आपने फील किया होगा कि जब हम दौड़ते हैं तो अचानक कुछ समय बाद हमारे पैरों में दर्द होने लगता है। ये दर्द क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है दौड़ते समय एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, आपकी मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त नहीं हो पाती है ना, जिसकी वजह से आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड बनने लगता है, और लैक्टिक एसिड ही तो पेन का कारण है। इसी के कारण तो पेन होता है आपकी बॉडी में और हमारी बॉडी में। चलिए आगे हम लोग समझेंगे इसके बाद कि दूसरा आगे देखिए क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में किस तरह से रिस्पायरेशन होता है। मैं लिखता हूं इन प्रेजेंस ऑफ O2, यानी कि O2 जब प्रेजेंट हो, है ना, यानी कि O2 जब प्रेजेंट हो तो क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल्स ऑर्गेनेल्स है, वो भी हिस्सा लेता है रिस्पायरेशन में, एरोबिक रिस्पायरेशन में। और उस समय क्या बनता है, CO2 प्लस H2O, है ना, CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी, ये बनता है। तो आपने क्या देखा, सीधा सीधा समझे कि क्या होता है कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया भी भाग लेती है, और उस समय कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है। ठीक है, तो ये क्या रहा आपका एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में डिफरेंस रहा।
ठीक है, अब यहां से आप इसको डिफरेंस को अपने से भी लिख सकते हैं। मैं एक बार लिख के दिखाता हूं कि कैसे डिफरेंस कर सकते हैं एरोबिक और एनएरोबिक में। मैं पहले एनएरोबिक लिख लूं, एनएरोबिक, ठीक है, और दूसरा लिखता हूं एरोबिक। नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, एरोबिक में एनएरोबिक में देखो तो ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो पहला डिफरेंस लिख सकते हो O2 की नीड नहीं है। मैंने कट मार्क लगाया है, इसका मतलब कि O2 की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। दूसरा चीज देखो, ये यहां पे क्या है, एरोबिक में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति है, O2 इज रिक्वायर्ड यानी कि O2 की जरूरत है, ठीक है। दूसरा अंतर क्या लिख सकते हो, तो दूसरा अंतर लिख सकते हो तुम कि क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, C2H5OH बनता है, ठीक है, ये बनता है। देखा, एनएरोबिक में C2H5OH बनता है, और यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो सीधे सीधे बनता है CO2 प्लस H2O, ठीक है। ये दो अंतर हो गए। तीसरा जो अंतर है आपका कि जो एनर्जी है वो लेस अमाउंट में बनती है, कम मात्रा में। मैंने तीर नीचे का दिखाया, इसका मतलब कि कम अमाउंट, ठीक है। कितना, तो 2 ATP बनता है एनर्जी, यानी कि एनएरोबिक में एनर्जी कम मात्रा में बनती है। हालांकि एरोबिक में क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो अधिक मात्रा में बनती है, यानी कि 38 ATP, इतनी ज्यादा मात्रा में क्या बनता है, एनर्जी बनता है। तो आपने क्या देखा, ये डिफरेंस भी आप इसी को देख के लिख सकते हैं। पूरी कहानी को हमने फिगर के माध्यम से ही समझाया है ना। अब चलो एक और छोटा सा टॉपिक बच गया है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का फिगर मैं आपके लिए आसान करके बना रहा हूं, ताकि आप एग्जाम में बहुत ही आसानी से बना सकें, है ना। तो देखिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हैं ये भी आपको समझना है, और मैं जैसे बना रहा हूं, यदि आप प्रयास करते हैं तो आप भी आसानी से 1 मिनट के अंदर आप इस फिगर को बना सकते हैं। ये इस तरह से कर देना है इसको, ये। अब देखें कि क्या होता है, ये हमने ऐसे कर दिया इसको, और ये इस तरह से। तो इस तरह से मैंने काफी आसानी से लंग्स का फिगर बना लिया। ये हमारा ये लंग्स है ना, आप इसको देख रहे हैं, ये लंग्स है। दूसरी बात अब देखें क्या है, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपका सबसे इंपॉर्टेंट नोज है, ये आपका शुरुआत है नोज। उसके बाद से यहां पे होता है
फेरिंग्स, मैं थोड़ा सा और लंबा करके लिखूं, फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे एक छोटा सा पार्ट होता है, ये लैरिंग्स हो गया। लैरिंग्स के बाद ये जो लंबा सा पाइप दिख रहा है, ये आपको, इस पाइप को बोलते हैं हम लोग ट्रैकिया। ये जो है ट्रैकिया, और एक और भी नाम दे सकते हैं इसको, विंड पाइप। ये आपका विंड पाइप है या ट्रैकिया है, आपने देखा। दूसरी चीज समझे क्या होता है, ये जो लंग्स आप देख रहे हैं, तो ट्रैकिया आ करके लंग्स में दो भागों में डिवाइड हो जाती है ना। पहले हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद इसका नाम लिखते हैं। ये आप देखें कैसे मैं डिवीजन बना रहा हूं इसमें, आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा और आप आसानी से बना भी सकते हैं इसको। ये देखें, तो अब क्या है कि इस तरह से ये, और यहां पे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ना। ये छोटे छोटे सैक लाइक और बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, ठीक है। अब देखें, ये रहा आपका। और दूसरी बात देखें कि अब मैं बताऊं इसको कि ये जो ट्रैकिया था आपका, और ये लंग्स में पहुंच के इसका फर्दर डिवीजन हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई है, और ब्रोंकाई लंग्स में प्रवेश करने के बाद क्या होता है, पुनः डिवाइड होना शुरू कर देता है। देखिए ना, यहां से एक इधर गया, एक इधर गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकाई जो है आगे चल के उसका फर्दर डिवीजन हो गया ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स के बाद ये जो है, जो स्मॉल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई और एयर सैक। इसको हम लोग एल्वियोलाई या एयर सैक बोलते हैं, आप देख रहे हैं, है ना। दूसरी बात समझे कि एल्वियोलाई या एयर सैक है। एक चीज और भी होता है, यहां एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डायाफ्राम। डायाफ्राम, तो ये आपका डायाफ्राम हो गया, है ना। तो टोटल मिला के मैंने ये ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का फिगर आपके सामने रख दिया है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, है ना। अब देखें क्या है कि मैं बताऊं कि नोज से एयर जो होता है एंटर करता है, आप देख रहे हैं फेरिंग्स में, लंग्स, सॉरी लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रैकिया, और ट्रैकिया से क्या होता है, लंग्स में चला जाता है ना। लंग्स में जाकर के ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, और फाइनली एल्वियोलाई में पहुंच जाता है। और मैं बताऊं कि जो एल्वियोलाई है वही एक तरह से क्या है कि साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज है, कि एल्वियोलाई के पास में ही गैस का एक्सचेंज होता है ना। तो ये एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई ही गैस का एक्सचेंज करती है। गैस का एक्सचेंज कैसे करती है, मैं आपको थोड़ा सा और दिखाऊं यहां पे क्लियर करके। ये एक फिगर देखें तो क्या है, ये मैं बनाऊं आपके सामने इस तरह से,
ये मैंने फिगर बना दिया है। ये आपका है ब्रोंकाई और ये ब्रोंक्यूल्स, ये ब्रोंक्यूल्स हैं। और फाइनली जो है यहां पे मैं दिखाऊं आपको, ये एल्वियोलाई दिख रहा है, ये एल्वियोलाई है। अब समझे इसके बारे में क्या होता है, ठीक है। ये एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई या एयर सैक है। ये एल्वियोलाई करता क्या है कि लंग्स की सरफेस को बढ़ा देता है ताकि गैसेस एक्सचेंज आसानी से हो सके, है ना। अब देखिए क्या होता है कि आपने जो हवा लिया इसमें आकर के एल्वियोलाई में भर जाता है। एल्वियोलाई में भर गया, यहां पे सारा ऑक्सीजन या एयर आके एल्वियोलाई में भर जाता है। और क्या होता है एल्वियोलाई में कि एल्वियोलाई के पास से बहुत सारी ब्लड, है ना, ये ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरीज, है ना, पास होती है। वहां से बहुत सारी ब्लड कैपिलरी जो होती है वहां से गुजरती है एल्वियोलाई के पास से, ठीक है। अब देखें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन इसमें रहता है ना, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू ब्लड, और इसमें आ जाता है, यानी कि O2 क्या हो गया, लंग से एल्वियोलाई से आ गया, ठीक है। और मैं बताऊं आपको, CO2 का कंसंट्रेशन जो होता है ब्लड में ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द लंग्स। तो क्या होता है, CO2 जब ब्लड में ज्यादा है तो क्या होता है कि ये सीधे सीधे सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा लंग्स में चला जाता है ना, ब्लड से लंग्स में चला जाता है। और लंग्स में चला गया तो ये बाहर भी निकल सकता है आसानी से। तो आपने क्या देखा कि किस प्रकार से गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज में सीधे सीधे जो एल्वियोलाई में भरा हुआ ऑक्सीजन है, ठीक है, वो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो ये क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज में आ जाती है। और ब्लड में आपकी ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और लंग्स में कम है। इस प्रकार से ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चला जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि ये जो ब्लड में जब एक्सचेंज हो गया गैसों का, तो ये जो ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। Hb का मतलब ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है और पूरी बॉडी को पहुंचा दिया जाता है ना, पूरी बॉडी को पहुंचा दिया जाता है ऑक्सीजन। तो ये क्या देखा आपने, ये पूरी तरह से देखा कि ये रिस्पायरेशन रहा आपका, है ना, और रिस्पायरेटरी सिस्टम रहा, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि काफी आसानी से आपको समझा सकूं, है ना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे, आसानी से समझ में आएंगे, है ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग फिर मिलेंगे।